क्या हाल चाल है? अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं पहचान रहे? जी नहीं, सॉरी। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पहले देख लेना कौन है। ठीक है भाई। आप बताएंगे हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, तुम जाके खाने की तैयारी करो। सुनीता, हाँ जी। मुझे किसी काम से मुंबई जाना है, तुम फटाफट मेरा बैग तैयार कर दो। ठीक है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? और गुड मॉर्निंग भाभी जी। घर में ना पानी रिस रहा है, गंदा पानी। बस अभी हाजिर होता हूँ। अरे भाभी जी नमस्ते। कैसा फ्लैट दिया है आपने? यहाँ पे लीकेज हो रहा है। ये तो टाइल्स के अंदर का लीकेज है, बस अभी ठीक कर देते। हाँ नरेश भाई। हाँ राकेश जी, अरे अपने नालंदा में वो ग्राउंड फ्लोर में आपने फ्लैट दिया है ना, अरे वहाँ लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है यार, ठीक करा लूँ? एक मैसेज आ गया, वो नई पार्टी को फ्लैट दिखाना है ना, आता हूँ भाभी जी। मैडम क्या हुआ भैया? तो पानी लीकेज हो रहा था, तो रिपेयर करने के लिए जब टाइल्स निकाल के ये लोग गड्ढा खोद रहे थे तो ये कंकाल मिले। सुनीता जी अपने हस्बैंड के साथ इस फ्लैट में रहती हैं। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? इसी महीने रहने आए। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड किसी काम से मुंबई गए। फॉरेंसिक वालों को बुलवाओ और इन कंकालों की पूरी जांच पड़ताल करवाओ और पंचनामा करके घर को सील करो। आपने घर किससे लिया था? सर ये फ्लैट मैंने ही किराए पे दिलवाया था, लेकिन इस सब के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर ये कंकाल कहाँ से आए? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। महेंद्र, सर घर का मालिक कब तक आएगा? सर उनसे बात हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर रहते नहीं है, इसीलिए उनको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन बुलाया। मेरी माँ का पता चला। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, पर जैसे कुछ पता चलेगा हम आपके मामा को इन्फॉर्म कर देंगे। और आपको पहले भी बोला था कि इस तरह से अकेले मत आया कीजिए, अगली बार जब भी आओगे अपने मामा को साथ लेके आओ। राकेश, चिंटू को उसे घर छोड़ दो। नहीं नहीं, प्लीज आप मेरी मम्मी को ढूंढ लीजिए प्लीज, मुझे उनकी बहुत याद आती। हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, अभी आप घर पे जाओ। राकेश जी, आपके घर में वो कंकाल कहाँ से आए? मैं खुद हैरान हूँ सर, दरअसल मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ। तो मतलब इस घर में आप कभी रहे ही नहीं? नहीं, जब नया मकान खरीदा था तब कुछ महीने रहा था, उसके बाद जॉइंट फैमिली थी, घर छोटा पड़ने लगा, उसके बाद हम बड़े घर में चले गए। तब से इस घर में किराएदार ही रह रहे हैं। उन सारे किराएदारों के नाम और पते दे दीजिए। पुराने किराएदारों के नाम और नंबर कौन रखता है? अच्छा, जब आप उस घर में रह रहे थे तब किसी से कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हुआ था? नहीं नहीं। बाबा कोई आया था। कौन? चोर चोर चोर, पकड़ो। कैसे लोग हैं ना बाबा, मंदिर में चोरी करने आ जाते हैं। ये बेटा, मंदिर में सैकड़ों साल पुरानी माता की मूर्ति है, साथ में ढेर सारे गहने भी हैं। जरूर वही चुराने आया होगा। वो तो अच्छा हुआ कि तूने आज मंदिर की लाज रख ली। बस माता का आशीर्वाद है बाबा। सो तो है बेटा, लेकिन हम सब कुछ माता के भरोसे छोड़ के विश्राम तो नहीं कर सकते ना। मैं आज से यहीं बाहर सोऊंगा ताकि चोर उचक्कों पर नजर रख सकूं। आजा आजा।
बेटा शहद देखा क्या? अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं? पहले तो दूध से अभिषेक, फिर शहद और फिर जल से अभिषेक। बेटी उम्र हो चली है इसलिए कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन हाँ संतुष्टि एक बात की है कि मेरी बेटी के हाथों इस मंदिर की परंपरा, अनुष्ठान, शास्त्र विधि अनुसार बिना रोक टोक के चलता रहेगा। बेटी के हाथों में नहीं, मेरे बेटे के हाथों में। देखिए भाई साहब, ये जो धर्म कर्म की बातें होती है ना, ये बेटे के चौड़े कंधों पर ही टिकती हैं, बेटियों की नाजुक कलाइयों पर नहीं। भाई साहब, मुझे कल पता चला कि मंदिर में चोरी होते होते रह गई। अब देखिए, आपकी उम्र हो चली है, आपके कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए मंदिर और यहाँ का विधि विधान मेरे बेटे को सौंप दीजिए। कल आपके और मेरे बाद मेरा बेटा ही तो इस सब का उत्तराधिकारी होगा। और बेटी का कोई अधिकार नहीं। बाबा पुरोहित खानदान के बड़े बेटे हैं और उनकी बेटी होने के नाते मेरा अधिकार है इस मंदिर में पूजा करने का। मैं बनूंगी यहाँ की पुजारन। दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। तो ये परंपराएं बदलनी होंगी। जब एक औरत को देवी बना के उसे पूजा जा सकता है, तो एक औरत पुरोहित बन के पूजा क्यों नहीं कर सकती? देखो रघु, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक औरत मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती? समाज में बदलाव आ रहा है, तो मंदिर में भी सही। जो भी हो, हमारे इस मंदिर में ये सब नहीं होगा। क्षमा कीजिएगा चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप परंपराओं की दुहाई देकर इस मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये मंदिर और इसकी संपत्ति किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। मैं आपके षड्यंत्र को कभी भी सफल नहीं होने दूंगी। पापिन है तू, भगवान तुझे इसकी सजा देगा। चलिए सरपंच जी। देखिए पुजारी जी, हम सभी पंचों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि इस मंदिर की उत्तराधिकारी रचना ही होगी। बड़ी खुशी की बात है। यशस्वी भव। बेटा ये बालों में क्या लगाया है? अरे ये तो जटा है। जटा? पता नहीं बाबा, कब से तेल लगा के सुलझा रही हूँ, पर ये सुलझ ही नहीं रही है। और ये सुलझेगी भी नहीं। ये जटा है, जटा देवी माता का संकेत है। संकेत? कैसा संकेत? भाई साहब, इतने भोले भी मत बनिए। बालों में जटा होने का मतलब होता है कि देवी ने संकेत दिया है कि ये लड़की देवी के मंदिर में दासी और सेविका बनकर रहेगी, पुजारन बनकर नहीं। नहीं, किसी ने जानबूझ के कुछ लगा दिया होगा। कल तो बालों में कोई जटा नहीं थी। देखो सरपंच जी, भाई साहब ने तो देवी के संकेत को मानने से मना कर दिया। अगर आप भी देवी के संकेत को मानने से मना कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा? प्रलय हो जाएगी गांव में, देवी का कोप हो जाएगा, खेत खलियान जल जाएंगे, नदी नाले सूख जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा देवी के श्राप से। आप सही कह रहे हैं। सुना भाई साहब, अब अगली पूर्णमासी के दिन आपको अपनी बेटी का इस गांव के मंदिर को दान करना होगा। ये सब अंधविश्वास है सरपंच जी। सरपंच जी, आप ही न्याय कीजिए। पुजारी जी, अब रचना को इस मंदिर की सेविका और इस गांव की दासी बनकर ही रहना होगा। यही हमारा फैसला है। सरपंच साहब सुनिए। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। अरे आराम से, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो। लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप लोग सुनील के सच्चे दोस्त हो। कौन सुनील? कैसा सुनील? उसे तो काट के फेंक दिया। क्या? सुनील को मार दिया? और तुझे क्या लगा हम तुम्हें सुनील को सौंप देंगे? अब हम वो करेंगे जो हमें करना बनता है।
चल अच्छा है तुझे होश आ गया। राकेश जी, पिछली बार की खातिरदारी याद होगी आपको? एक सवाल पूछना रह गया था। नरेश के बारे में क्या जानते हो? सर उस एरिया में नरेश की बहुत चलती है। सारे फ्लैट किराए पे वही देता है और कोई भी उसके मार्केट में घुसने की कोशिश करता है तो बखेड़ा खड़ा कर देता है सर। और तो और पुराना किराएदार जाने के बाद नया किराएदार आने तक चाबी नरेश के पास ही रहती थी। हाँ साहब, नरेश दिल का काला और नाड़े का ढीला आदमी है। खाली फ्लैट में लड़कियों को बुलाता रहता है। दबंग है, इसलिए उसे कोई कुछ बोलता ही नहीं। कब से काम कर रहे हो यहाँ? साहब 4-5 साल हो गए। कुछ और पता चले तो बताना। जी साहब। सुनिए जी चाबी। ओह थैंक यू। सर, मेरी मम्मी का कुछ पता चला? बेटा हम कोशिश कर रहे हैं ना, और जैसे कुछ पता चलेगा हम आपके मामा को इन्फॉर्म कर देंगे। चलो भी आप घर जाओ। सर, ये बच्चा बार बार आकर अपने माँ के बारे में पूछते रहता है। उनके मामा से कहा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। एक आध बार उस एरिया में जाके देखते जहाँ पे इसकी माँ गुम हो गई है। लेकिन वो एरिया तो कुंज विहार के हद में आता है ना, तो हम इतनी मगजमारी क्यों करें? और वैसे भी एक बच्चे की कंप्लेंट पर कितना नाचेंगे हम? नहीं सर, नहीं सर। कंकाल की बात क्यों छुपाना चाह रहा था? बोल। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को क्यों मारा? बोल। सर वो मेरा धंधा खराब कर रहा था, तो उसकी वजह से उस फ्लैट में तो क्या पूरी बिल्डिंग में कोई किराए के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो तेरे लिए तो अच्छा ही था ना, और लड़कियां लेकर जाता वहां, जैसे उस ग्राउंड फ्लोर फ्लैट में लेकर जाता था। बता, किस किस लड़की को वहां मार के दफनाया? बोल। नहीं सर, मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ लड़कियों को लेकर जाता था, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं सर। मैं तो वहाँ थोड़े समय के लिए जाता था। तो वहाँ जितने भी लोग लंबे समय के लिए रहते थे, मुझे उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। सब मुंह जबानी तो याद नहीं है, ऑफिस के रिकॉर्ड में सब लिखा है। इसके साथ इसके ऑफिस जाओ और पूरी लिस्ट लेकर आओ। चलो। अभी का किराएदार मुंबई से कब आ रहा है, पता करो। सर। हेलो। हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कब आ रहे हो? तू टेंशन मत ले, मैं कल सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ते ही आ रहा हूँ भोपाल। सर, नरेश से किराएदारों की सारी डिटेल्स मिल गई है। उस फ्लैट में गौरव और सुनीता से पहले पंकज अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था, लेकिन इसी साल अचानक वो फ्लैट छोड़ के चला गया। सर, पंकज ने ये फ्लैट 2015 में लिया। उससे पहले वहाँ परेश शाह रहते थे। सर, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा इन कंकालों से क्या वास्ता? वास्ता हो भी सकता है, आपकी किसी से दुश्मनी रही हो या फिर किसी से झगड़ा हुआ हो और गुस्से में आपने उन्हें मार के दफना दिया हो और फिर घर और शहर छोड़कर चले गए। सर, मैं काम काजी आदमी हूँ, आपने मुझे बुलाया तो इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। अगर आप इस तरह से मुझ पर झूठे आरोप लगाएंगे तो आज के बाद आप मुझसे नहीं, मेरे वकील से बात करेंगे। नमस्कार। सर, एटीट्यूड देखा आपने? बात कैसे कर रहा था? घाट घाट का पानी पियो आदमी लगता है संदीप। अच्छा, तो उस दूसरे किराएदार के बारे में क्या कह रहे थे जो अचानक गायब हो गया? सर, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं हो पाया। उस इलाके में अपने खबरी है नथु, उसे कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा, उससे पता करो। महेंद्र, चाबी। एक मिनट। नालंदा विहार सोसाइटी में जब हम पूछताछ कर रहे थे तो एक आदमी मुझे देखकर इतना घबरा गया था कि बाइक में अपनी चाबी छोड़कर जाने लगा था। मुझे लग रहा उस आदमी से मैं पहले कभी मिला हूं किसी केस के सिलसिले में। पता करो वो आदमी कौन था। अरे परेश भाई, और क्या हाल है? अरे सुनिए तो सही। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। सर, मेरी माँ खो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चिंटू है। कहाँ रहते हो? सर, मैं विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता हूँ, पर वहाँ के पुलिस वाले बात कर रहे थे
कि मेरी माँ जहाँ से खो गई है वो इलाका आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। बेटा तुम्हारी माँ कहाँ से खोई? हमारे घर से ही। और घर कहाँ पे है तुम्हारा? है नहीं, था नालंदा विहार सोसाइटी में। नालंदा विहार में कौन सी बिल्डिंग? ए ब्लॉक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे हम। बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? पंकज। और मम्मी का नाम पूजा। हाँ, पर आपको कैसे पता? ये तो वही घर है जहाँ पर वो तो कम। कौन सा केस है सर? नहीं कुछ नहीं बेटा। आपने कुछ खाया? नहीं। वही इसको जूस पिलाओ। अंकल को मामा का नंबर दो, इनके मामा से बात करो और पंकज का नंबर लो और लेकर आओ उसको। जाओ बेटा। विष्णुपुरी पुलिस स्टेशन में फोन करो, पता करो इस केस की इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रोग्रेस है। क्या नाम है तेरा? मुमताज। आहा, चल ताजमहल बनाते हैं। रोकड़ा है? कितनी लेगी? 3000। 3000 तो बहुत है रे। अबे झंडू, ताजमहल बनाने की बात करता है और तेरे पास 3000 भी नहीं है। चल निकल यहाँ से। अरे अरे नाराज क्यों हो रही है? चल 1000 देता हूँ। मैं क्या तुझे 1000 वाली लगती हूँ? एक बार सही से देख तो मुझे। 3000 लेती हूँ लेकिन मजा 30,000 का देती हूँ। तो 1000 लेके 10,000 का मजा देना, मुझे चलेगा। अबे झुमरू निकल यहाँ से। बड़ा आया, 1000 रुपए में ताजमहल बनाएगा। जा यहाँ से। तेरा बाप गांव के मंदिर का पुजारी है ना? देख, तेरे बाप को और प्रेमी को कुछ लोगों ने मार डाला। देख, तेरे जैसी अनाथ नौजवान लड़की को दुनिया वाले नोच खाएंगे। खुद से धंधे पे बैठ जा और रुआब से कमा और मर्दों को अपनी उंगली पे नचा। नहीं, मैं मर जाऊंगी, पर ये गंदा काम कभी भी नहीं करूंगी। तेरे जैसी मना करने वाली लड़कियों को जिंदा गड्ढों में गाड़ देते और पुलिस को कंकाल तक नहीं मिलता। सोच ले। कितना लेगी? 5000। उस दिन तो 3000 में आई थी। तो उस दिन बाइक पे आया था ना, आज कार में आया इसलिए 5000। चल ठीक है, आप बैठ। कितना छापा? 5000 पे गई थी लेकिन इतना खुश कर दिया कि 7000 ले आई। ए जुग जुग जियो मेरी बच्ची, बड़ा अच्छा हुनर पाया है तूने। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो उसे तुम लोगों ने। क्या बड़बड़ा रही है? देख, तेरा पुराना सेठ आ गया। इस समय? अरे बीवी से झगड़ा हुआ होगा, तेरे पास आके दिल हल्का करेगा। जा, क्या बात है? जाके सेठ का दिल बहला। अगर किसी की पत्नी गायब हो जाती है, गुम हो जाती है, तो जमीन आसमान एक कर देता है। पर तुमने तो कोई खास खोजबीन भी नहीं की अपनी पत्नी की। सर अब क्या बताऊं, मेरी पत्नी खोई नहीं है, वो किसी के साथ भाग गई है सर। ये क्या हो रहा है? पूजा, ये क्या हो रहा था? पूजा, पूजा गलत है ये। तुम मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे की माँ हो। बस मामा, और नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा। तुम भी खा लो। पूजा, जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भूलने के लिए तैयार हूं, बस तुम अजय से मिलना जुलना बंद कर दो। पूजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम देखो, हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं,
दूसरे शहर में जाकर रहते हैं। पूजा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में एक लेटर लिखकर घर के सारे गहने लेकर वो अजय के साथ भाग गई। वो लेटर है आपके पास? लेटर तो जला डाला है सर। जब पूजा गायब हुई तब चिंटू कहाँ था? अपने मामा के यहाँ था सर। समझिए, चिंटू को मामा के यहाँ भेजा, फिर पूजा और उसके प्रेमी को मार दिया और दोनों को अपने ही घर में दफन कर दिया। उसके बाद पूजा के गायब होने का नाटक और फिर बिना नोटिस दिए घर छोड़कर, शहर छोड़कर चले गए। उस घर में मिले दोनों कंकाल पूजा और उसके प्रेमी अजय के ही हैं, है ना? सर, मैंने उन्हें नहीं मारा है और ना ही उन्हें दफनाया है। अभी भी टाइम है, सच सच बता दे। सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, किसी को नहीं मारा है मैंने। लगता है इन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, लेकिन अगर इनके मन से डर नहीं गया तो उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। सर एक रिक्वेस्ट है सर, बीवी के सपने में कंकाल आ रहे हैं, उसे मायके जाने की परमिशन दीजिए। ये रहा सर डॉक्टर का सर्टिफिकेट। आपको पता है ना, आपके घर में कंकाल मिले, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं रुकता हूँ ना सर यहाँ पर। वैसे ही मेरी बीवी का उन कंकालों से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर होता तो वहाँ खुदवाती ही क्यों। ठीक है, उनको जाने की परमिशन दे रहा हूँ, लेकिन तुम शहर छोड़कर कहीं मत जाना। ओके सर। सर कंकालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। पहला कंकाल आदमी का है और दूसरा किसी औरत का। उनकी एज और टाइम ऑफ डेथ? सर इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। रिक्वेस्ट करो, देखो जल्दी कर सकें तो। सर, उस बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स मैंने अच्छे से चेक कर लिए। 15 साल पहले वो बिल्डिंग जब बन रही थी तब 2 बार स्लैब गिरा था। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद एक मजदूर और उसकी बीवी की कंस्ट्रक्शन साइट से मिसिंग होने की रिपोर्ट बाकी के मजदूरों ने लिखवाई थी, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद उन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट वापस भी ले ली थी। ये सब जानने के बाद उस समय के पीआई को जब शक हुआ और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि बिल्डर ने जबरदस्ती मजदूरों को मिसिंग रिपोर्ट वापस देने के लिए मजबूर किया था। 2 बार बिल्डिंग का स्लैब गिरा और उसके बाद 2 मजदूर, एक आदमी एक औरत गायब हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अंधविश्वास के कारण बिल्डर ने कुछ बली वली वाला कांड किया हो? नालंदा सोसाइटी, वो बिल्डिंग आपने ही बनवाई थी ना? जब वो बिल्डिंग बन रही थी 2 मजदूर गायब हुए थे वहां से, एक आदमी और एक औरत। और अब जो कंकाल मिला है वो भी एक आदमी और एक औरत का ही है। मामला सामने ना आ जाए इसलिए आपने अपने मजदूरों पर प्रेशर डाला था और उन्होंने कंप्लेंट वापस ले ली थी, है ना? जी नहीं सर, तो पुलिस कंप्लेंट की वजह से मेरी बिल्डिंग का काम रुका पड़ा था और जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा था। फिर मैंने किसी तरह मजदूरों को समझा बुझा करके कंप्लेंट वापस करने के लिए मनाया। अपने गायब मजदूरों का नाम बता दीजिए। इतना पुराना रिकॉर्ड कौन रखता है सर? ये मजदूर हैं, कहीं 2 पैसा अधिक मिला यहाँ काम छोड़ के वहाँ चले जाते हैं। जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो 2 बार उसका स्लैब गिरा था। कहीं ऐसा तो नहीं अंधविश्वास के कारण उन दोनों की दे दी गई हो? अरे सर, मैं धर्म कर्म करने वाला पंडित व्यक्ति हूँ और मैं बिल्डिंग का फाउंडेशन खुद खड़े रह करके वहाँ पर बनवाता हूँ और मेरी बिल्डिंग में ऐसा कांड हो ही नहीं सकता। आपकी बिल्डिंग में क्या कांड हुआ है और कैसे कैसे कांड हो सकते हैं वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ये पता लगा ना कि इसमें आपका जरा सा भी हाथ है, आपकी खैर नहीं। सर चोरत पुलिस स्टेशन से खाई में गिरी कार और मिसिंग डेड बॉडीज की फाइल आ गई है। करेक्ट, मनीष मिश्रा की गाड़ी खाई में गिरी थी और कार में मनीष और मीना की चप्पलें मिली थी, लेकिन दोनों की डेड बॉडीज नहीं मिल पाई थी। और भूषण मनीष का बिजनेस पार्टनर था और मनीष के मरने के बाद सारा का सारा बिजनेस भूषण के नाम हो गया। मार क्यों रहे साहब? जिस फ्लैट में कंकाल मिले थे उसके ऊपर पहले फ्लोर पे भूषण रहता है, जानता है उसे? हाँ साहब। भूषण उस फ्लैट में गया था जहाँ कंकाल मिले थे कभी भी? याद नहीं साहब। देख, केस उलझता जा रहा है और मेरा दिमाग भी। सच बता और जल्दी बता। ये याद आया साहब। एक बार भूषण को अपने घर फर्नीचर का काम करवाना था तो उसने अपने बीवी बच्चों को 8 दिन के लिए मायके भेज दिया और अपना सारा सामान नीचे फ्लैट पे शिफ्ट किया। मैंने चाबी दी थी। अब बता रही है, कब दी थी चाबी? परेश जी के फ्लैट छोड़ने के बाद और पंकज जी के फ्लैट लेने से पहले। परेश ने नवंबर 2014 में फ्लैट छोड़ा था और पंकज ने जनवरी 15 में फ्लैट लिया था, तो दिसंबर 2014 में फ्लैट खाली था, तब दी थी चाबी? हाँ साहब। मनीष और मीना मिश्रा की गाड़ी भी दिसंबर 2014 में ही खाई में गिरी थी। टाइम तो मैच हो रहा है।
सर हो सकता है भूषण ने ही मनीष और उसकी बीवी को मार के उस फ्लैट में दफना दिया हो। भूषण को लेकर आओ। सर भूषण बिना किसी को कुछ कहे गायब हो गया। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कि भूषण उन कंकालों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो और सारी पुलिस थानों में उसकी फोटो भेजो सर, और उसका मोबाइल भी सर्वेलेंस पे डालो सर। हेलो जय हिंद सर, आपके एरिया पे बाईपास रोड पर एक डेड बॉडी मिली है। क्या? सर ये तो परेश था अहमदाबाद वाला। लेकिन परेश तो उसी दिन अहमदाबाद वापस जाने वाला था। अगर वो अहमदाबाद नहीं गया तो शायद किसी होटल में रुका होगा। सारे होटल्स में चेक करो, कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और परेश के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अच्छा मौसी, एक काम था। देख, धंधा छोड़ के जाने की बात छोड़ के कुछ भी मांग, तेरे लिए जान भी हाजिर है। अच्छा मौसी, वो जो शबनम के साथ लड़का था, ऐसा लगा कि मैंने उससे कहीं देखा है। शायद मेरे ही गांव का था। आप जानती हैं वो कौन था? यहाँ पे आने वाला कोई भी इंसान अपना सही नाम नहीं बताता, पर हाँ वो अपना नंबर देके गया है ताकि वो दूसरी बार आए तो एडवांस बुकिंग कर सके। रुक, मैं तुझे नंबर देती हूँ, जा। हेलो सुनील। रचना। सुनील, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम्हें तो डकैतों ने। मुझे तुम्हारे प्यार और दुआओं ने बचा लिया रचना। तुम कहाँ हो सुनील? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हें अभी एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। हो गई बात तेरे गांव वाले से? अरे रचना, कहाँ जा रही है तू? प्लीज मुझे जाने दीजिए। मालकिन को क्या जवाब दूंगा? क्या छिपा रही है? नहीं। क्या छिपा रही है? पैसे चोरी करके भाग रही है तू? नहीं नहीं नहीं। चल दिखा। अरे चल। अरे छोड़ दे गई। ये चोरी करके भाग रही है। सर परेश इंदौर पैलेस होटल में रुका था, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया सर। परेश इस आदमी के साथ बाहर निकला और उसके बाद परेश का मर्डर हो गया। पता लगाना पड़ेगा ये आदमी कौन है। अपने पैन डेटा, आधार डेटा और हमारे रिकॉर्ड्स सबसे चेक करो। कहीं ना कहीं से तो उसकी कुंडली जरूर निकलेगी। पहचानते हो? हाँ सर, ये तो कमलेश है। कहाँ रहता है ये कमलेश? यही पुरानी मंदिर के पीछे वाली गली में। सुनो जरा, इधर आओ। जी। कमलेश इधर रहता है? हाँ। घर पे तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गया वो? नहीं पता। नंबर है उसका? हाँ सर। नंबर ले लो। ओके सर। हाँ संदीप। सर कमलेश तो गायब है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका नंबर हाथ लग गया। उसका फोन सर्वेलेंस पे डालो और ट्रैक करने की कोशिश करो। सर। हाँ संदीप। कमलेश का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दिया है। कंट्रोल रूम बहुत जल्द उसका लाइव लोकेशन हमें अपडेट करेगा। काफ़ी टाइम लग रहा है, लेकिन सर भूषण को ट्रैक कर लिया है। हमारी टीम उसे पकड़ के लेके आती होगी। बिना किसी को बताया गायब। किस बात का डर था? हमारी पूछताछ का? मैंने लोन लिया था और साहूकार मुझे परेशान कर रहे थे। तुम अपने दोस्त के घर चला गया था और सर मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। मैंने सोचा सर सब कुछ ठीक होगा और पैसों की जुगाड़ होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। दिसंबर 2014 में तेरे पार्टनर मनीष की गाड़ी खाई में गिरी, लेकिन उसकी और उसकी बीवी की डेड बॉडी नहीं मिली, सिर्फ कार मिली। और दिसंबर 2014 में ही तूने अपने बीवी बच्चों को बाहर भेजकर फर्नीचर बनाने के बहाने अपना सारा सामान नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट किया। तूने मनीष और मीना को मारा और उसके बाद उन्हें उस फ्लैट में दफनाया।
देखिए सर, मैं आपसे बोल चुका हूँ ना मैंने मनीष को मारा और ना ही मैंने मीना को मारा सर। सर मेरी बात सुनिए सर, एक बात बताइए, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा सर? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मनीष मीना को नहीं मारा और ना ही मैंने उस फ्लैट में उनको दफनाया। मेरी बात पे यकीन कीजिए सर, प्लीज। सर कमलेश का नंबर ट्रैक हो गया। सर कमलेश का मोबाइल लोकेशन इसी एरिया में दिखा रहा है। जीपीएस ट्रैक करते रहो। सर लोकेशन तो यहीं कहीं दिखा रहा है। आसपास तलाशी लो। एक काम करो, इसका नंबर डायल करो। सर आवाज आ रही है सर, उस तरफ से आवाज आ रही है। गौरव को कौन मार सकता है और क्यों? सर गौरव के घर से मिले कंकालों के साथ इस मर्डर का कोई कनेक्शन तो नहीं है। और कमलेश का फोन गौरव की बॉडी के पास मिलना, यही कमलेश परेश के साथ होटल में दिखाई दिया था। इसके बाद परेश का मर्डर हो गया था। पता लगाना पड़ेगा ये कमलेश है कौन, और ये भी कि इन तीनों को मारने वाले अलग अलग लोग हैं या फिर ये तीनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं और हत्यारा कोई एक ही है। सर हो सकता है गौरव और कमलेश की लाइफ से हमें कोई सुराग मिल जाए। इन दोनों के फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और डिटेल्स निकालो। गौरव की किसी से कोई दुश्मनी थी या फिर किसी ने कोई धमकी वगैरह दी हो? वो एक दिन अचानक मार्केट से घबराए हुए घर आए थे। क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मैंने पूछा भी था लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी फैमिली में और कौन कौन है? कोई नहीं है सर, वो अनाथ थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने बोला था कि किसी अनाथ आश्रम में वो पले बड़े हैं। उस अनाथ आश्रम का नाम मालूम है आपको? नहीं पता सर। देखिए गौरव की बॉडी हम आपको पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे, अभी आप जा सकते हैं। पता करो कि गौरव कौन सा अनाथ आश्रम में था, क्योंकि अगर वो वहां था तो गवर्नमेंट एजेंसीज के पास उसके सारे रिकॉर्ड्स हैं। हेलो, क्या ठीक सर, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। जी बोलिए। माँ, आई एम सॉरी। माँ, घर चलो माँ, घर चलो। नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती। क्यों माँ, क्यों नहीं आ सकती आप घर? बेटा तेरे पापा। देखिए दूसरों के पर्सनल मामलों में दखल देना हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक सलाह है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें। सर गौरव की फोटो हूबहू एक आदमी से मिलती है जो 6 साल जेल काट चुका है, लेकिन जेल रिकॉर्ड्स में उसका नाम प्रसाद है। प्रसाद कौन सी जेल से छूटा? भोपाल सेंट्रल जेल में था सर, और पिछले महीने ही छूटा। कुंडली निकालो इसकी। गौरव से आपकी शादी कब हुई थी? से 2 महीने पहले। लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज। बता सकती हैं शादी फिक्स किसने करवाई थी? सब, मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ। गांव के पुजारी राघु चाचा ने हमारी शादी तय की थी। चलिए चलिए चल शुरू हो जाए। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। मेरे और मेरे पिता की मंदिर की संपत्ति पर काफ़ी सालों से नज़र थी। मेरे ताऊ और उनकी बेटी हमारे रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी। रचना को ठिकाने का लगाने के लिए मेरे पिता ने उसके बालों में जटा बनाई और मंदिर की पुजारन बनने के बजाय उसे दासी बनने पर मजबूर किया। रचना अपने प्रेमी सुनील के साथ डकैतों का बहाना करके गांव से भाग जाना चाहती थी। वो सुनील मेरा पालतू था, उसने मुझे पूरा प्लान बता दिया। फिर मैंने नहले पे दहला फेंका सर। मैंने असली डकैतों से रचना को किडनैप करवाया और उसके बाप की हत्या कर दी और मंदिर पे अपना अधिकार बना लिया। इसके एवज में सुनील ने मुझसे मंदिर की मूर्ति मांगी। मैंने सोचा कि ये पीतल की पुरानी मूर्ति में रखा ही क्या है, और मैंने दे दी उसको। फिर एक दिन मुझे सुनील का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि रचना जिंदा है, और तब तक मुझे पता चल चुका था कि मूर्ति बहुत कीमती है।
मैंने सोचा कि शहर जाके रचना को ख़त्म भी कर दूंगा और सुनील से अपनी मूर्ति भी वापस ले लूँगा। वहाँ शहर में सुनील परेश शाह के घर में नौकर था। घर में कोई नहीं था और वहाँ पे टाइल्स का काम चल रहा था। और सुनील ने रचना को फ़ोन करके बुलाया और मुझे सौंप दिया। प्रसाद, तुम यहाँ? तुझे अपने रास्ते से हटाने का अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। तुमने इसे यहाँ बुलाया जिससे मैंने इतना प्यार किया? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तेरे बाप को भेजा, आज तुझे वहीं भेज रहा हूँ। सुनील से जब मैंने अपनी मूर्ति वापस मांगी तो वो मुकर गया। उसने वो मूर्ति वहीं कहीं फ्लैट में दफनाई है। सर जब मैंने ज़्यादा जोर डाला तो वो कहने लगा सर मेरे पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देगा। मैं सर गुस्से में तिल मिला गया और मैंने सुनील को भी वहीं मार दिया। सुनील का इस तरह गायब हो जाना शक के घेरे में आ सकता था, तो मैंने परेश शाह के लौटने का इंतज़ार किया और उससे मिला। उसको ये बोला कि मैं सुनील का बड़ा भाई हूँ और सुनील बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो मैं उसे गांव ले जाने के लिए वापस आया हूँ। मैं वहाँ से तुरंत निकल गया, ये सोच के गया कि इस घर को या तो मैं किराए पे लूँगा या फिर खरीद लूँगा, जिससे कि मूर्ति मेरे हाथ में आ जाए। परेश और कमलेश को कैसे मारा? सर सुनील ने मुझे बताया था कि उसका मालिक परेश शाह हर साल 2 बार तीर्थ यात्रा पर जाता है। तो सर उसकी गैर मौजूदगी में मैं चोरी छुपे उसके फ्लैट में घुसा और मूर्ति खोजने लगा। कौन है? सर जब रात को मैं मूर्ति खोज रहा था तो कमलेश जो वहाँ पहले वॉचमैन था उसने मुझे देख लिया। सर मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, उसे पैसे देने की कोशिश की और वो सर मान गया। उसने मुझसे पैसे लिए और चुप रहने का वादा किया। मुझे मूर्ति पाने का बहुत जुनून था सर, मुझे वो मूर्ति चाहिए थी। मैंने अपना नाम बदला, शादी की और गौरव नाम से उस फ्लैट में रहने लगा जहाँ पे मूर्ति दफन थी। मैंने उस घर में रहते हुए उस जगह को आइडेंटिफाई कर लिया था जहाँ मूर्ति थी। और सर मैं मुंबई गया, उसका सौदा करके आया, लेकिन इसी बीच मेरी बेवकूफ़ बीवी ने मेरे ही गड़े हुए मुर्दे निकलवा लिए। इसी बीच आपने परेश शाह को पूछताछ के लिए बुलाया और परेश को वो कमलेश उसका पुराना वॉचमैन भी मिला और उसने उसको सब कुछ बताया कि मैं उस फ्लैट में घुसा था चोरी छुपे। परेश के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने मुझे बुलाया और पूछताछ की। सर मैं और देर नहीं करना चाहता था। मैं सामान लेने के बहाने उस फ्लैट में गया और मूर्ति निकाली और परेश को मिलने के बहाने बुलाया और उसको वहीं मार दिया। फिर मैंने सर कमलेश को मारा क्योंकि मैं कोई गवाह और कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए मैंने सर कमलेश को वहाँ जलाया, गौरव की आईडी वहाँ फेंकी जिससे लगे कि गौरव मर गया, और सर मैंने मूर्ति ली और गाँव चला गया। बाकी की सारी उम्र जेल में सड़ेगा। मुझे माफ कर दो सर। रचना के साथ जो हुआ वो हमारे समाज की पिछड़ी हुई मानसिकता को प्रदर्शित करता है। रचना ने एक बड़ा सपना देखा, मंदिर की पुजारन बनने का, देवी माता की सेवा करने का, पर उसका ये सपना मंदिर की संपत्ति पर नजर गड़ाए लोगों को रास ना आया। उन्होंने रचना को जिस्म फरोशी के कीचड़ में धकेल दिया। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस ये 2 नैना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। रचना की हिम्मत जैसे पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अपने पुराने प्यार से मिलने की उम्मीद ने उसमें एक नए जोश का संचालन किया। जिस्म फरोशी के धंधे से छुटकारा पाकर पहुंच गई सुनीता अपने सुनील के पास। लेकिन प्यार के नाम पर उसे सुनील से क्या मिला? सिर्फ धोखा। सोचिए, अगर रचना और उसके पिता सतर्क होते तो उसके चाचा और चचेरे भाई मंदिर को हथियाने में कभी सफल नहीं हो पाते। उनका व्यवहार दस्तक था आने वाले संकट का। रचना अगर आंख मूंद कर सुनील से प्यार न करती तो उसे कभी धोखा नहीं मिलता। वहीं परेश को भी खतरे की दस्तक मिली थी जब उन्हें कमलेश ने गौरव के बारे में बताया था। अगर वो लालच न करके सीधे पुलिस के पास जाते तो आज वो जिंदा होते। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।